गुड मॉर्निंग। कैसर आईएएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं, आज हम घटना चक्र इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर करते हैं जिसमें 70 क्वेश्चन है। हम आपको जैसे हमेशा पढ़ाते हैं वैसे ही करा देते हैं, तो प्लीज़ एक बार इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब काफ़ी कम कर रहे हैं यार, प्लीज़ आप कर दो, रिक्वेस्ट है मेरी। और मेहनत लगता है भाई, मुझे काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में फिर वॉइस डालने में। सो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट करो, सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो। चलते हैं चैप्टर पे। सब्सक्राइब जरूर करना भाई मेरे, प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग। मुझे अच्छा लगेगा तो अच्छे से वीडियो बना पाऊँगा, और सा मोटिवेशन तो मिलता ही है ना। चलिए, पहला प्रश्न ये है, पहला सवाल है कि 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है, 10 घंटे जलता है। कितने घंटे हम चला रहे हैं? 10 आवर जला रहे हैं। व्हाट विल द कॉस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम? जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा उसका कॉस्ट क्या आएगा अगर 5 रुपये पर यूनिट हो। ठीक है, तो 5 पहले तो यूनिट निकाल लो, कितना यूनिट हमारा खर्च हुआ उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है ना। देखो, आपका बल्ब कितना कितने वाट का है? 100 वाट का है ना। आपका बल्ब 100 वाट का है, कितने घंटे जला रहे हैं आप यहाँ देखिए, 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 आया। 1000 किलो वाट आया। ये जो आता है ये कहलाता है 1000 वाट आवर आया। ठीक है, वाट आवर आया। ठीक है, 1000 किलो वाट, 1000 वाट आवर आया। 1000 वाट आवर होता है 1 किलो वाट आवर। ठीक है, 1000 वाट आवर जो होता है ये होता है, इसकी इक्वल होता है 1 किलो वाट आवर के। ठीक है, 1 किलो वाट आवर होता है आपकी 1 यूनिट के। किसके बराबर होता है? 1 यूनिट के। तो आपने 1 यूनिट बिजली खर्च किया और 1 यूनिट का कॉस्ट यहाँ दे रखा है 5 रुपया, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी उस रात में, जिस रात में आपने 10 घंटे बल्ब जलाए हैं 100 वाट के बल्ब का को, तो 5 रुपये अगर आएगा। इन केस यहीं पे सोच लो, ये 5 रुपये नहीं होकर के 7 रुपये आता होता, इसका 7 रुपया 1 यूनिट का खर्च आता। अगर सोच लो ये 2 यूनिट आता, मान लो यहाँ 2 यूनिट आता, ठीक है, इसको 2 किलो वाट आवर होता, और 5 या 7 रुपये से होता, 7 ही रुपये से मल्टीप्लाई किया तो ये 14 रुपये आता। समझ, ये तो आसान है ना। चलिए, तो कितना हो जाएगा? 5 रुपये में आंसर लगा दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक बल्ब है 100 वाट का, 10 घंटा जलता है। ठीक है, एक बल्ब है 100 वाट का जो 10 घंटा जलता है, और आपको बताना है 10 घंटा द एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी। इसमें अमाउंट पैसा नहीं पूछ रहा है, यूनिट पूछ रहा है कितना है। 100 वाट का है तो 100 से तो 100 में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 वाट आवर आया। ठीक है, 1000 वाट आवर होता है 1 किलो वाट आवर का, ये बराबर होता है 1 यूनिट की। तो 1 यूनिट कहाँ पे आए हैं, ये लगा दो आंसर, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये तो आसान है। ठीक है, ये तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, इतना तो बेसिक होता है यार। देखो, अब यूपीएससी की तैयारी करने आए हूँ, अब इतना भी हम नहीं जानेंगे तो फिर तो मुश्किल काम है ना। चलते हैं, 5 बल्ब है जो 100 वाट का है। ठीक है, जलाया जाता है 20 घंटा जलाते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन विल बी, यूनिट बताना है आपको, बहुत आसान है। कह रहा है कि 100 वाट का 5 बल्ब है। ठीक है, 100 वाट के कितने बल्ब हैं हमारे पास? 5 बल्ब है ना यार, और 20 आवर्स हम जलाते हैं उसे। ठीक है, 20 आवर कंटिन्यूसली जला रहे हैं, तो आपका कॉस्ट क्या आएगा? ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट पहले निकाल लो, आपसे यूनिट ही पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ यूनिट निकालने के लिए आपको पता है ना, वाट में आवर्स, वाट आवर में 1000 से डिवाइड कर दो, वो आ जाएगा किलो वाट आवर आ जाएगा। किलो वाट आवर जितना होगा उतनी यूनिट हो जाएगी। तो देखो, आसान है। यहाँ एक फॉर्मूला है, वाट इंटू आवर्स, घंटा 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड दे दो। ठीक है, तो वाट है आपका 100 है ना, और कितने घंटे? 20 घंटे जला रहे हैं, यही है ना। और 1000 से आपको डिवाइड देना है,
एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से एक जीरो से ये गया, एक जीरो से ये गया, एक जीरो और है तो एक जीरो से ये चला गया। ठीक है, तीन जीरो कट गया, तीन जीरो ऊपर थे तो कितने आ गए, 2 यूनिट आ गए। कितने आ गए हमारे, 2 यूनिट आ गए। तो 2 यूनिट है, ये तो बात सही है कि 2 यूनिट है। 10 कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई 5 बल्ब, और 1 यूनिट तो आपने एक बल्ब का निकाल लिया, और आपका है ये 5 बल्ब जल रहा है ना मेरे भाई, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 यूनिट हो जाएगा। तो आंसर इज द 10 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है ना आसान, ये तो काफ़ी आसान है, तो इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन खुद से भी कर लीजिएगा। द वैल्यू ऑफ किलो वाट आवर इज, किलो वाट आवर जो होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी जो खर्च करते हैं, किलो वाट आवर की वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10 पर पावर, सॉरी 10 पर पावर -6 जूल होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है ना, ये जो यूनिट है किलो वाट आवर का, ठीक है, 3.6 इंटू 10 पर पावर 6 जूल होता है। ये सब पे पावर छूटा हुआ है, इसको आप पावर दे लीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, कुछ भी पावर, आंसर तो ये 3.6 इंटू 10 पर पावर 6 होता है। ठीक है, 10 पर पावर 6 होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में ये है मेरे दोस्त, ये कह रहा है आपसे कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है 100 वाट का, है ना, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है 100 वाट का, 4 घंटे हम उसे जलाते हैं तो कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा। तो आपका बल्ब तो 100 वाट का है, और आप कितने घंटे, 4 घंटे जलाते हो, है ना, और ये हो गया, तो ये 100 गुने 4, और आपको मैंने बताया था 1000 से डिवाइड कर दो, किलो वाट आवर आ जाएगा, सॉरी किलो वाट आवर आ जाएगा। ठीक है, 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, ठीक है, तो ये आपकी आ गई, इसे कैलकुलेट करोगे तो 0.4 आ जाएगा। ठीक है, 0.4 आ जाएगा, ये आ जाएगा किलो वाट आवर आ जाएगा, 0.4 किलो वाट आवर हो जाएगा। इसका मतलब है 0.4 यूनिट आपने बिजली खर्च किया। तो 0.4 कहाँ है, यहाँ है, आंसर लगा दो, काम खत्म। चलते हैं 7th नंबर पे है ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर का है, ये एक्चुअली 6 है। ठीक है ना, इसे आप नंबरिंग हो सकता है कि मे भी थोड़ी आगे पीछे हो जाए। चलिए, एम्पियर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, सेलेक्ट योर आंसर ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ये क्वेश्चन ही मिसप्रिंट हो गया है, हम इसे नेक्स्ट स्लाइड में कभी करा देंगे। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन अधूरा रह गया, सिर्फ ऑप्शन प्रिंट हुआ है, डोंट वरी, हम आगे देखेंगे। चलिए हम 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंज्यूम इफ यूज 60 वाट इलेक्ट्रिसिटी बल्ब 5 आवर, 30 दिन। कर है 60 वाट का बल्ब है, ठीक है, उसको आप जला रहे हो 30 दिन, और कितना, 5 घंटा, 30 दिन 5 घंटा, और आपको पता ही है, मैंने बताया है कि आपको क्या करना है, 1000 से डिवाइड देना, आँख बंद करके 1000 से डिवाइड। 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6, तो 3 में 3 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3 तिहाई 9 यूनिट आ जाएगा। कितना आसान है, ये कोई भारी वारी होता नहीं है एक्चुअली। ठीक है, यूपीएससी इस तरह के सवाल में आपकी समझदारी चेक थोड़ा बहुत करना चाहता है कि बेसिक आनी चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट ये है कि आपका इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड बाई 220 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है, 0.5 एम्पियर करंट दे रहे हैं। ठीक है ना। द पावर ऑफ द बल्ब इज, बल्ब का पावर कितना होगा। ठीक है, आपको पता है ना, वोल्ट कितना दे रहे हो, 220 वोल्ट दे रहे हो, करंट कितना दे रहे हो, 0.5 एम्पियर का करंट दे रहे हो, करंट का यूनिट भी आपको याद हो गया। ठीक है ना, यहाँ से, और पावर का फॉर्मूला पता है ना, W/T होता है। ठीक है, तो W/T का क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है, इसको W का मतलब क्या हो गया, ये जो W है यही तो है ना, तो इसको
वी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी आई की वैल्यू हो जाएगी 220 गुने 0.5, मल्टीप्लाई कर दो भाई, 110 वाट। ठीक है, 110 कहीं तो देखो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो आसान सा, चलिए 10वें नंबर का क्वेश्चन ये है, कह रहा है 2 बल्ब है हाउस में, एक ग्लो कर रहा है बहुत ज़्यादा, देखिए एक ग्लो कर रहा है ज़्यादा, देन अदर, इससे जो है ना ये कम ग्लो है और ये ज़्यादा ग्लो कर रहा है। ठीक है, इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है इसमें एक ज़्यादा ग्लो करे दूसरा कम ग्लो करे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये निकाल लेना है कि ब्राइटनेस डज नॉट डिपेंड ऑन रेसिस्टेंस। कह रहा है ब्राइटनेस क्या डज नॉट डिपेंड ऑन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस पे ही डिपेंड करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। बोथ द बल्ब हैव सेम रेसिस्टेंस, नहीं भाई, सेम रेसिस्टेंस होता तो सेम ग्लो करता। ब्राइट बल्ब है लार्जर रेसिस्टेंस, नहीं, ब्राइट बल्ब के पास रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का मतलब रेसिस्ट करना, रोकना, तो जब रोकेगा तब ब्राइटनेस कैसे आएगी, जैसे मैं आपको रोक दूं तो आप निखरोगे कैसे, आपको आज़ादी मिलेगी तभी आप निखरोगे ना, तो रेसिस्टेंस कम होगा तो वो निखरेगा ज़्यादा, तो जिसके अंदर रेसिस्टेंस कम होती है वो ग्लो ज़्यादा करता है, जिसके अंदर रेसिस्टेंस कम होती है वो ग्लो ज़्यादा करता है। डिम बल्ब हैज़ लार्जर रेसिस्टेंस, यस, इसके अंदर रेसिस्टेंस लार्जर होता है, इसके अंदर रेसिस्टेंस बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसके अंदर रेसिस्टेंस लार्जर होता है, जिसके अंदर जितना रेसिस्टेंस होगा वो उतनी कम प्रकाश देगी। कंफर्म, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर रेसिस्टेंस कम है, इसके अंदर रेसिस्टेंस ज़्यादा है, तो डिम बल्ब हैज़ लार्जर रेसिस्टेंस, यस, ब्राइट बल्ब हैज़ लार्जर रेसिस्टेंस, क्या इस ब्राइट बल्ब के पास लार्जर रेसिस्टेंस है, नहीं, लेस रेसिस्टेंस होगा। नेक्स्ट आपका ये है, सॉरी, चलते हैं। 2 बल्ब है हाउस में, फिर वही क्वेश्चन है, एक ग्लो कर रहा है ज़्यादा, एक कम ग्लो कर रहा है। डिम बल्ब तो कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जर रेसिस्टेंस, किसके पास रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, जो डिम होगा उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। डिम बल्ब हैज़ मोर रेसिस्टेंस, यही तो आंसर है आपका। ठीक है, ब्राइट बल्ब के पास रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, नहीं, बोथ हैव सेम रेसिस्टेंस, सेम नहीं होता है, इसके पास रेसिस्टेंस कम, इसके पास रेसिस्टेंस ज़्यादा। ब्राइटनेस डज नॉट डिपेंड ऑन रेसिस्टेंस, इसी पे तो रेसिस्टेंस पे ही ब्राइटनेस डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका डायनेमो, जैसे कि जनरेटर आपने देखा होगा, बहुत सारी टूल्स देखते हैं, मोटर देखते हैं, वहाँ डायनेमो होता है। ठीक है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली एक्ट एज, जो डायनेमो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, कह रहा है कैसे, तो ये कन्वर्ट कर देता है ऑफ एनर्जी, कन्वर्टर ऑफ एनर्जी। क्या होता है, जैसे कि पंपी सेट में या जनरेटर में आप डीजल डालते हो, वो जल के हीट पैदा करता है कंप्रेस्ड गैस से। ठीक है, कंप्रेस्ड होकर के हीट पैदा करता है, उससे टरबाइन चलता है, उसका मोटर पंखी चलता है, जब वो डायनेमो एक घिसता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक है, डायनेमो से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक है, डायनेमो को हम इलेक्ट्रिकल जनरेटर कहते हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट करंट यानी डीसी यहाँ से जो जनरेट होता है वो डीसी करंट जनरेट होता है। ठीक है, यहाँ से क्या जनरेट होता है, डायरेक्ट करंट। ठीक है, ये जो कम्यूटेटर है यहाँ पे देखो, ये जो कम्यूटेटर है इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। ये जब नाचता है ना तो इस कम्यूटेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, किस फॉर्म में, डीसी के फॉर्म में। इसी कम्यूटेटर से, याद रखना, इस कम्यूटेटर से जब ये स्पिनिंग कॉइल जब नाचता है, ये पूरा तो डायनेमो का स्ट्रक्चर है, डायनेमो में भी एक कम्यूटेटर होता है, ये कॉइल है, जब ये कॉइल नाचेगा तो इस कम्यूटेटर से डीसी करंट का जनरेशन होता है, याद रख लेना। ठीक है, और ये तो नाच जो रहा है ये तो मैकेनिकल काम हो गया, लेकिन जो कन्वर्ट हुआ है तो इलेक्ट्रिकल काम हो गया ना, तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर दिया ना। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करता है, एक नया चीज़ बता दूं यहाँ पे, फ्राडे लॉ पे ही ये सारा खेल है, फ्राडे लॉ। ठीक है, फ्राडे लॉज,
फैराडेज का लॉ जो है इस पे लागू होता है। ये सब तो कम्यूटेटर याद रखना, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। जो डायनेमो है वो डीसी में, डायनेमो डीसी में कम्यूटेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई मेरे। फिर आ गया वही डायनेमो, डायनेमो चलता रहेगा। अब डायनेमो इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट, अभी तो मैंने कहा इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल, इसमें क्या है कि ये नाचेगा ना, नाच रहा है ऐसे ऐसे नाचता है तो इसमें घर्षण पैदा जो होगी, इस कम्यूटेटर से डीसी करंट जो है ना, डीसी करंट निकलता है, जनरेट होता है। डीसी करंट क्या होगा, जनरेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कम्यूटेटर याद रखना, और ये मैकेनिकल है ना, नाचने का मतलब है मैकेनिकल। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका ये है डायनेमो एक ऐसा डिवाइस है, इज ए मशीन विच इज़ यूज्ड फॉर, किसके लिए डायनेमो का यूज़ करते हैं, कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में डीसी में चेंज कर देता है। कम्यूटेटर होता है डायनेमो के अंदर, उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इसको नचाने के लिए हीट, पहले डीजल से हम मशीन को नचाते हैं, ठीक है, तो वो जो डीजल जलता है तो हीट पैदा करता है। इस हीट से जो एनर्जी जनरेट होती है, इससे ये कॉइल की स्पिनिंग होती है, चक्का उसका नाचेगा, ठीक है। जब ये नाचेगा तो ये कम्यूटेटर पे घर्षण होती है, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे इतना जान लो, कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है टरबाइन होता है, देखो यहाँ टरबाइन जो नाचता है, ठीक है, और डायनेमो आर यूज टू कन्वर्ट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो टरबाइन है और ये है किस तरह के एनर्जी को, ये सब का सब क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। जब अभी तो आपने देखा डायनेमो को क्या करते हैं, तेल डालते हैं और फिर उसका व्हील नाचता है जनरेटर का, तो फिर वहाँ से कम्यूटेटर नाचता है, तो फिर कम्यूटेटर से डीसी करंट जनरेट होता है। उसी तरह से यहाँ देखो, ये पंखी होती है खुली जगहों पे, जब हवा इससे टकराता है तो ये नाचता है। तो हवा का फ्लो ऑफ एयर क्या है, आपका मैकेनिकल है ना भाई। तो ये मैकेनिकल को क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो डायनेमो का भी सेम काम है कि भाई मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, और ये जो टरबाइन नाचता है, हवा का फ्लो क्या होता है, फ्लो ऑफ एयर क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी है, उसको भी ये इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट कर देता है, बदल देता है। आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, देखो इसमें क्या होता है, आप बिजली देते हो या हो सके या आप तेल डालते हो, तेल पर ही इस गाड़ी को, मोटर को चलाओ या इलेक्ट्रिसिटी दो, ठीक है। तो क्या, जब तेल बर्न होता है वही पिस्टन गर्म होगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा कम्यूटेटर से। अब ये कम्यूटेटर से जो एनर्जी जनरेट होती है, उस एनर्जी के सहारे इस वाटर को हम अंडरग्राउंड से घींचते हैं या किसी वेल से घींचते हैं, वेल से या अंडरग्राउंड वाटर बॉडी से क्या होता है, वाटर बॉडी से हम इसको घींचते हैं, और ये फिर बाहर देख लो रन कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में चेंज हो गया ना ये, या रनिंग ऑफ वाटर हो गया, वाटर रन कर रहा है तो मैकेनिकल में चला गया, ठीक है। कहाँ से, इलेक्ट्रिकल से। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मोशन, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या, ये मोशन नहीं कर रहा, वाटर एक जगह से दूसरे जगह जा रहा, कहीं और था, वेल में रहा होगा, अंडरग्राउंड रहा होगा, बाहर निकल के भी आगे की तरफ देखो इसे फेंक रहा है, ये मोशन में आ गया। तो मोशन में आने के लिए हमको इसमें हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया है, ठीक है। तो क्या इसमें हीट का लॉस होता है क्या, आप जब छूते हो यहाँ पानी गर्म होता है और हीट का लॉस होता रहता है, नहीं भाई, हीट का लॉस नहीं होता। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन मोशन, जब कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोशन में कन्वर्ट होता है तो क्या हीट का लॉस होता है। तो प्रश्न ये है कि क्या कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सुनो मेरी बात, जब किसी मोशन में, जैसे आपका फैन है, वो जब चलता है इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, मोशन करता है, तो क्या उसमें किसी हीट का या किसी मोशन का हीट का लॉस होता है उसके नाचने से, नहीं, हीट का लॉस नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। सॉरी, चलिए, हीट का लॉस नहीं होता है, तो देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में ये है कि आपका ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसमें कौन सा ऐसा डिवाइस लगा होता है जो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ट्रांसफार्मर, डायनेमो,
इंडक्टर और इलेक्ट्रिक मोटर। तो जस्ट मैंने अभी आपको कितना बताया, इलेक्ट्रिक मोटर इसके अंदर होता है, ठीक है, मोटर होता है, इस तरह में क्या होता है, मोटर होता है। मोटर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में हमको वो जो ये लाना चाहिए था, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दे दिया, पंपी सेट दे दिया है। जो घरों में हम मोटर यूज़ करते हैं टंकी में पानी चढ़ाने के लिए, उसको हमको यहाँ यूज़ करना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक मोटर जो है ना मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि वो जो अंडरग्राउंड वाटर को टंकी में चढ़ाता है, तो वाटर रन की ना ऊपर से लेके नीचे तक फोर्स लगा ऊपर ले गया, तो ये मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल किस में चेंज हो गया, मैकेनिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आई थिंक 18 नंबर क्वेश्चन है ये आगे। तो 18 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है मेरे भाई कि इलेक्ट्रिकल मोटर, ये जो इलेक्ट्रिकल मोटर है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में चेंज कर देता है, ठीक है। तो कह रहा है हीट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या हीट कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, हीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बताइए। नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है हीट में, नहीं। सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यस, ये बात सही है। ये सब क्या करता है, इसको जैसे ये यहाँ से बिजली, जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके ऑन करोगे, ये इसको बिजली इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा और ये नीचे का पानी ऊपर चढ़ा देगा, यानी कि मैकेनिकल वर्क कर दिया। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी का काम करता है, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल मोटर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है द डिवाइस विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, ठीक है। आमीटर, वोल्ट मीटर, डायनेमो और इलेक्ट्रिक मोटर, बताइए इसमें से कौन सा है जो आपका, तो देखिए, हाँ बता दिए एक बार, आप बताइए। मैं बताऊं, शुरू करूं। यस, एक तो ये डायनेमो लगा हुआ है, यहाँ भी डायनेमो लगा हुआ है, ये डायनेमो एंड ये इलेक्ट्रिक मोटर, यहाँ है इलेक्ट्रिक मोटर, इसके अंदर डायनेमो, ये भी डायनेमो, ये दोनों डायनेमो का ही, ये साइकिल में लगा हुआ डायनेमो है, ये जनरेटर में जो डायनेमो लगता है वो है, और ये आपका जो हम पानी चढ़ाने के लिए टंकी में यूज़ करते हैं मोटर, वो है। कह रहा है कि द डिवाइस विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कौन सा काम करता है। तो डायनेमो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इलेक्ट्रिक मोटर भी, इलेक्ट्रिक मोटर, ये इलेक्ट्रिक मोटर और ये दोनों डायनेमो, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। आगे चलते हैं, ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड। कौन ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बैटरी, मोटर, जनरेटर, मूविंग कॉइल, इसमें क्या होता है, बैटरी ही तो कर रहा है मेरे भाई। यहाँ देखो ना, इसके अंदर क्या होता है, ये पानी डालते हो ना, पानी में क्या होता है, वो केमिकल डालते हो H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4। यहाँ देखो है ये कॉपर सल्फेट है, इधर ये वाला अलग ही केमिकल है, इसके अंदर बाकी जिंक वगैरह, यहाँ देखो जिंक डाला हुआ है, ठीक है। तो इस केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है, इससे क्या होता है, बल्ब जलता है, यहाँ से देखो बल्ब जल रहा है, इस बैटरी से आपकी गाड़ी चलती है, बल्ब जलता है, ये सारे इसके अंदर, ये H2SO4 है, CuSO4 है, इसके अंदर जिंक है, ये लीड है, ये जो केमिकल है ये इलेक्ट्रिकल में चेंज होता है। इसको कौन कर रहा है, ये भी बैटरी है, ये भी बैटरी है, ये भी बैटरी है, तो क्या करता है, बैटरी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका ये है कि इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटिंग एट लो वोल्टेज टेंड टू बर्न। कभी कभी आप देखते भी होंगे अपने घरों में कि आपका मोटर जल जाता है, तो होता क्या है, जब वोल्टेज कम होता है तो वो मोटर जल जाता है, ठीक है, क्या होता है, मोटर जल जाता है। होता है क्या है कि उसको जितना पावर पे वो चलना है उतना तो वो खींचेगा, लेकिन उसको नहीं मिलने के कारण से वो बर्न हो जाता है। दे ड्रॉ हीट, दे, हाँ सॉरी, एक मिनट। तो ये जो है ना, इसका आंसर दे, इसमें लग गया है, सॉरी,
दे ड्रॉ मोर करेंट विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। ठीक है, ये जो है ना करंट ज़्यादा, वोल्टेज जितना है उससे ज़्यादा जो है ना, जितना कम वोल्टेज रहेगा ना उतना ज़्यादा जो है ना, उतना कम, सॉरी, जितना ज़्यादा वोल्टेज रहेगा उतना कम जो है ना ये इलेक्ट्रिसिटी करंट खींचेगा, और जितना वोल्टेज ज़्यादा रहेगा इतना कम जो है ना इलेक्ट्रिक करंट ये खींचता है। तो ये जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से ये जल जाता है। बस सीधी सीधी बात ये जानना है आपको, इसलिए जल जाता है। दे ड्रॉ मोर करंट, ज़्यादा होता उतना नहीं है मेन वायर में, लेकिन ये घिसता ज़्यादा है इसलिए बर्न हो जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर ये है, दे ड्रॉ मोर करंट, ये याद, मोर करंट, मोर करंट, दे ड्रॉ मोर करंट। नेक्स्ट आपका ये है फ्राडे कांस्टेंट कितना होता है। तो फ्राडे कांस्टेंट 96,500 होता है, 96,500 होता है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है ना पूरे दुनिया में, यहाँ के साइंटिस्टों से पूछो, फिजिशियन से पूछो, अमेरिका के, जर्मनी, फ्रांस, सारे दुनिया में, तो ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना, ये यूनिवर्सल लॉ है, इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिल चुका है। तो बस इसने क्या किया है, इस डिजिट को एक भाषा के फॉर्म में तिग्रमबाजी किया है एग्जामिनर ने, ठीक है, आपको फंसाने के लिए। लेकिन ये तो इसका फिक्स वैल्यू होता है, तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है ऑफ कोर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोटर कार बैटरी। जो कार में जो मोटर बैटरी होता है, कार बैटरी होता है, उसके बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सही है कौन गलत है। क्या वोल्टेज यूजुअली 12, जो कार की बैटरी होती है उसमें जो बैटरी होती है क्या 12 वोल्ट की होती है, ये बात तो सही है। ये जो कार की बैटरी होती है ये 12 वोल्ट का होता है, ये बात सही है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट यूज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या इसमें HCl यूज होता है? अभी मैंने आपको बताया H2SO4 यूज होता है, इसलिए ये तो हो गया गलत। ठीक है, तो दो कहाँ है, दो यहाँ है, दो यहाँ है, ये दोनों नहीं होगा। एक सही है तो एक यहाँ है, तो ये सही होगा। एक इसमें नहीं है इसलिए ये गलत होगा। इसका मतलब 4 सही है। 4 कैपेसिटी इज एक्सप्रेस इन एम्पियर, यस, करंट तो एम्पियर में ही होता है। ये देखते हैं इलेक्ट्रोड आर यूज लीड एंड कॉपर, क्या इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज होता है, ये जो इलेक्ट्रोड यूज होता है लीड एंड कॉपर का होता है। यहाँ देखो लीड, ये बात तो सही है, ये लीड डाइऑक्साइड है, कॉपर नहीं है, तो ये लीड तो होता है बट कॉपर नहीं होता, इसलिए ये गलत है। तो लीड एंड लीड डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये है निकेल कैडमियम बैटरी इज यूज। ये जो निकेल कैडमियम बैटरी है, निकेल कैडमियम बैटरी कहाँ यूज होता है, यहाँ देखो ये वाला एनोड निकेल, ये देखो कैडमियम बैटरी इज यूज। ये सब निकेल कैडमियम बैटरी कहाँ यूज होता है, कैलकुलेटर में यूज होता है, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस में यूज होता है, ट्रांजिस्टर, रेडियो वगैरह जो भी यूज़ करते हो आपका वहाँ यूज़ होता है। इस तरह के बैटरी कहाँ रिमोट में यूज़ करते हो ही हो आप। ठीक है, ये सब आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज एज फिलामेंट इन लाइटनिंग बल्ब। सॉरी, क्वेश्चन देख लो। हाँ, कह रहा है कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं फिलामेंट बनाने के लिए। लाइट, ये जो बल्ब है, बल्ब में जो ये फिलामेंट है, इसमें कौन सा एलिमेंट, टंगस्टन आपको मालूम होगा। और उस टंगस्टन का रॉ टंगस्टन कैसा होता है, बिल्कुल ऐसी शाइनिंग वाला होता है टंगस्टन, मेटल और एलॉय। ठीक है, पहले ये जानो कि ये टंगस्टन यहाँ है, टंगस्टन का ये, मेटल एलॉय तो हम देखेंगे केमिस्ट्री में। ये देखो W है इसका सिंबल, टंगस्टन 74 एटॉमिक नंबर, ये याद रख लीजिएगा। एटॉमिक मास ये सब नहीं पूछेगा आपसे। टंगस्टन का ये बना होता है, ये जो फिलामेंट बनता है बल्ब में, ये टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ किसका। अभी तो मैंने आपको बताया कि फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। टंगस्टन 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 याद रखने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन 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 याद रखने का। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, एन ऑर्डिनरी लाइट बल्ब हैज़ ए रैदर शॉर्ट लाइफ बिकॉज ऑफ, क्यों। ये जो लाइट बल्ब होता है इसका लाइफ जो होता है शॉर्ट होता है। कह रहा है कि ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्या होता है कि शॉर्ट होता है। तो कह रहा है कि फिलामेंट वायर इज नॉट यूनिफॉर्म, जो
ये फिलामेंट बना है ना, ये यूनिफॉर्म नहीं होता। देखो यहाँ कुछ ग्रीनरी ज़्यादा है, कुछ इधर देखो यहाँ पे कुछ है, कुछ यहाँ रेड है, तो ये यूनिफॉर्मिटी नहीं होता। इसके फिलामेंट में ना यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, देख रहे हो ना, कुछ है कुछ नहीं है, पूरी तरीके से मिला हुआ नहीं है, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं होता। एक ये बात सही है। बल्ब कैन नॉट इवैक्यूएटेड कम्प्लीटली, बल्ब के अंदर से गैस पूरी तरह से एयर को निकाल दिया जाता है, लेकिन निकालने के दौरान भी कुछ न कुछ गैस रह जाता है, कुछ न कुछ गैस जो है वो रह जाता है, कंप्लीट इवैक्यूएट नहीं होता, ऑक्सीडाइज हो जाता है, एक ये भी कारण है। वायर सपोर्टिंग द फिलामेंट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर, ये जो सपोर्टिंग वायर है ना, ये वाला देख रहे हो ना, ये सपोर्टिंग वायर जो है ना ये मेल्ट कर जाता है हाई टेम्परेचर पे। तो इस बल्ब का जो लाल वाला जो बल्ब, पीला वाला जो बल्ब आता है, उसके 3 कारण हैं जो लंबा नहीं चल पाता है। एक जो फिलामेंट है ये यूनिफॉर्म नहीं है, देख रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर देखो, यहाँ ये गैप है, फिर ये गैप है, फिर ये रेड है, यूनिफॉर्म नहीं। एक तो यूनिफॉर्मिटी इसके फिलामेंट में नहीं होता, कंप्लीट इवैक्यूएट नहीं होता। तीसरा ये है कि फिलामेंट का टेम्परेचर जो होता है, ये जो सपोर्टिंग वायर है ये जल्दी गल जाता है, हाई टेम्परेचर पे ये गल जाता है। तो ये 1 2 3 सब सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर कोई बर्निंग ये है बल्ब है, कोई बल्ब बर्न कर रहा है, तो उसका फिलामेंट का टेम्परेचर कितना होता है, 2500 डिग्री सेल्सियस इसके अंदर है। तो देखो 2000 से 2500 सेल्सियस के अंदर होता है, ठीक है, देख लो। अब कह रहा है कि अगर लाइटनिंग होती है, बिजली गिरता है, थंडर स्टॉर्म आता है, तो वो बहुत सारे उसमें होता क्या है, और पेड़ पौधे जल जाते हैं, ठीक है, बर्न अ ट्री, ठीक है, बिकॉज इट्स कंटेंट ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या इसके अंदर ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है? तो यस, इसके अंदर ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, जिसके कारण से ये जल जाता है। तो किस तरह का एनर्जी होता है? क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी होता है? क्या न्यूक्लियर एनर्जी होता है? क्या हीट एनर्जी होता है? नहीं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, प्लस माइनस आयन चार्ज होते हैं थंडर स्टॉर्म में। इसलिए ये देखें, पेड़ पे गिरा तो ये पेड़ जल रहा है, ये पेड़ जल रहा है, ये पेड़ जल रहा है। ये जो थंडर स्टॉर्म आता है तो ये आयनाइज्ड होता है, ठीक है, प्लस माइनस चार्जेस होते हैं, ठीक है, ये इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। आगे चलते हैं। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। लाइटनिंग कंडक्टर प्रिवेंट बिल्डिंग। जो लाइटनिंग कंडक्टर हम लगा देते हैं, यहाँ देखो अपने बिल्डिंगों पे इस तरह से लगा देते हैं, जब ये बिजली इस पर गिरता है ना, तो सारा का सारा उसकी इलेक्ट्रिक जो चार्जेस है ना, उसको अर्थ के नीचे भेज देता है और बिल्डिंग को सुरक्षित बना लेता है, पूरे बिल्डिंग पे नहीं गिरने देता, सबको एक जगह इकट्ठा कर लेता है। चलते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर प्रिवेंट बिल्डिंग फ्रॉम डैमेज इन द इवेंट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक। यस, ये बात सही है। द इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्ट टू ग्राउंड थ्रू द वायर इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू द स्ट्रक्चर। ये बात सही है, ठीक है, ये बात सही है, तो आपको आंसर चल जाएगा। बोथ स्टेटमेंट ए एंड रीजन दोनों जो है करेक्ट है, और रीजन दे रहा है उसका सही, ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। अब आगे चलते हैं। कैसा रहा इस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। इन ए 3 पिन इलेक्ट्रिक प्लग जो होता है, इलेक्ट्रिक प्लग, लॉन्गेस्ट पिन शुड बी कनेक्टेड। लॉन्गेस्ट पिन किससे होता है? ये जो लंबा वाला पिन होता है ये अर्थ से कनेक्टेड होता है, ठीक है, ठीक है। एक मेन लाइन का पिन होता है, एक न्यूट्रल पिन होता है, अर्थ। इसमें 3 कलर का होता है ना, एक ब्लैक, रेड और येलो या समथिंग और भी कलर का होता है। तो जो बड़ा वाला होता है ना, ये अर्थिंग का काम करता है, ठीक है, 3 पिन प्लग है, अर्थिंग का काम करता है, अर्थ पिन कहलाता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक apparatus अर्थ इज यूज 3 पिन टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर। नहीं, बिकॉज द apparatus यूज 3 फॉर सेफ्टी। ये किसके लिए यूज करते हैं? आप आंसर लगा देंगे आंख बंद करके, फॉर सेफ्टी के लिए यूज करते हैं, ठीक है, फॉर सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, द इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो बिटवीन 2 प्रॉपर्ली कनेक्टेड चार्ज बॉडी इफ दे हैविंग। अगर सेम चार्ज होगा, देखिए अगर जितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ है उतना ही यहाँ है, यहाँ दोनों सेम चार्ज होगा, समझने के लिए मैंने फिगर बनाया, तो कोई फ्लो नहीं होगा। अगर यहाँ चार्ज ज़्यादा है, यहाँ चार्ज कम है, तो हाई से लो हमेशा फ्लो होता है। यहाँ ज़्यादा है चार्ज, यहाँ चार्ज कम है, तो
तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा, जिधर इलेक्ट्रॉन होगा इलेक्ट्रिसिटी करंट ऐसे फ्लो होगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, ठीक है। तो सेकेंड एलिमेंट लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, फर्स्ट एलिमेंट हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। तो हायर से लोअर की तरफ क्या होता है, फ्लो होता है। हायर से किधर होता है, हायर से लोअर की तरफ फ्लो होता है। वोल्टेज पोटेंशियल, वोल्टेज एंड करंट का फ्लो होता है हायर टू लोअर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये है आपका कि फ्यूज इज यूज। यहाँ देखिए एक फ्यूज यूज किया जाता है, चाहे आपके भी रूम में फ्यूज यूज होता है। इन ए मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई एज अ सेफ्टी डिवाइस, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्यूज इज करेक्ट। कह रहा है फ्यूज के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इट मस्ट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। अगर थोड़ा भी ज़्यादा करंट आता है तो टेम्परेचर से मेल्ट कर जाए, जल्दी मेल्ट कर जाए, ठीक है। मेल्ट करेगा, उड़ जाएगा, तो बाकी अप्लायंसेस पे कोई असर नहीं करेगा। तो फ्यूज़ का होना चाहिए कैरेक्टर लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज़ का कैरेक्टर क्या होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट। याद रखना फ्यूज़ का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज़, फ्यूज़ किस प्रिंसिपल पे काम करता है, मेल्टिंग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रॉन पास करता है, जब इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करता है तो हीट जनरेट होता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी याद रखना है, ठीक है। और उसी हीट से ये मेल्ट कर जाता है, ठीक है। इसी हीट से क्या और कैसा होना चाहिए, आपका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। इसका कैसा होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन के टक्कर से जो हीट जनरेट होगा उससे अगर ज़्यादा अनबैलेंस होगा तो ये मेल्ट करके फ्यूज़ हो जाएगा, आपके सारे अप्लायंसेस सेफ हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका ये है, ए फ्यूज वायर इज़ कैरेक्टराइज बाई। जो फ्यूज़ का जो वायर होता है, ये फ्यूज़ वायर, उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो हाई रेसिस्टेंस होना चाहिए। रेसिस्टेंस कैसा होना चाहिए, हाई। और अभी आपको मैंने बताया लो मेल्टिंग पॉइंट, तो लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। और रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए, फ्यूज़ का रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए। इसका जो रेसिस्टेंस होता है हाई होना चाहिए, रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए, और मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, लो होना चाहिए, ठीक है। ए फ्यूज वायर यूज फॉर सेफ्टी ऑफ हाउस होल्ड हैव, कहता है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। फ्यूज का जो होता है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। और हाई रेसिस्टेंस होता है, ये भी तो कैरेक्टर अभी जस्ट हमने पढ़ा है ना, हाई रेसिस्टेंस होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि फिलामेंट ऑफ हैलोजन, हैलोजन बल्ब का जो ये फिलामेंट होता है ये तो पीला रोशनी देता है। पीला रोशनी होने के लिए आपको तो सोडियम होना चाहिए, ठीक है। पीला रोशनी अगर आपको चाहिए, पीली रोशनी, तो सोडियम तो होना चाहिए। तो सोडियम कहाँ है, यहाँ है। सोडियम कहाँ है, यहाँ है। सोडियम यहाँ नहीं है, सोडियम यहाँ नहीं है। अब टंगस्टन, ये जो फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का, भी आपने चीख के पढ़ा ना, टंगस्टन का फिलामेंट, उसमें सोडियम भरा होता है, ठीक है। फिलामेंट जो हेलोजन लाइट होता है उसमें सोडियम भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक 14 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। द टेम्परेचर ऑफ मेटल वायर राइज व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। यस, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है तो इसके एक दूसरे से टकराएगा। इस टकराने से हीट का जनरेशन होता है, लॉस ऑफ एनर्जी। वो जो एनर्जी होता है वो हीट जनरेट करती है, उससे हीट बनता है, ठीक है। ये बात तो सही है कि जब टेम्परेचर ऑफ मेटल वायर राइज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, जब इलेक्ट्रिक करंट इसे पास करता है तो इसका टेम्परेचर राइज हो जाता है इस मेटल वायर का, ये बात सही है। कोलिजन ऑफ मेटल एटम, एटम नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन, चीख के बोल रहा हूँ। कोलिजन ऑफ मेटल एटम नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन, उससे एनर्जी रिलीज होती है। ये एटम से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन से एनर्जी रिलीज होती है, जिससे ये वायर गर्म हो जाता है, मेटल वायर। तो ए सही है बट आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग इज बेसिकली,
ये पैरेलल होता है। डोमेस्टिक जो घरों में यूज होता है ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल, ये देखो पैरेलल है, ये पैरेलल जो डोमेस्टिक पैरेलल है और ये कहलाता है सीरीज में, एक के बगल में दूसरा, दूसरे के बगल में तीसरा, एक होता है ऊपर नीचे, है ना, यहाँ देखिए ऊपर नीचे, ये कहलाता है पैरेलल और ये कहता है सीरीज में। तो घरों में हम पैरेलल यूज़ करते हैं, ठीक है, घरों में हम कौन यूज़ करते हैं, पैरेलल यूज़ करते हैं, ये हो गया पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए वायर विथ ब्लैक इंसुलेशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये जो वायर होता है ब्लैक वाला वो क्या कहलाता है, न्यूट्रल कहलाता है। देखो न्यूट्रल कहाँ पे है, ये न्यूट्रल है। पहले ज़माने में होता था तो एक होता था काला, लाल और ग्रीन कलर का, ओल्ड वाला है काला, लाल, ग्रीन। अब उसी को चेंज कर दिया, काले वाले को क्या कर दिया है, जो यहाँ न्यूट्रल था उसको ये ब्लू कर दिया है, ठीक है। जो लाइव था रेड वाला उसको ब्राउन कर दिया है। जो ग्रीन था अर्थ में जाता है उसको ग्रीन और येलो का मिक्सचर बना दिया है, ठीक है, ये याद रख लेना। तो ब्लैक जो होता है, ये पूछ रहा है ब्लैक के बारे में, ये न्यूट्रल, ब्लैक न्यूट्रल, ये ब्लैक के बदले में ब्लू कर दिया, न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि ह्यूमन बॉडी का रेसिस्टेंस कितना होता है, तो 10 ओम होता है, 10 ओम होता है। ह्यूमन बॉडी का रेसिस्टेंस कितना होता है, तो 10 ओम होता है, 10 पावर 4 ओम होता है, 4 ओम होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे भी 6 कर देते हैं, यहाँ पे 8 कर देते हैं, ये 10 जो भी कर रहे हैं, तो 10 पावर 4 ओम होता है। ह्यूमन बॉडी का रेसिस्टेंस कितना होता है, 10 पावर 4 ओम होता है, ठीक है। हमारी आपकी बॉडी का रेसिस्टेंस कितना है, 10 पावर 4 ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है CFL का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। देखो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, LED लाइट आपके घर में होगा ही, देखे होंगे, देख लीजिए, ऐसा होता है LED लैंप ऑफर लॉन्गर सर्विस ऑफ लाइफ एज कंपेयर टू CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइफ। क्या CFL से LED का लाइफ ज़्यादा होता है, ये बात सही, इसमें तो कोई शक नहीं। चलते हैं। LED लैंप आर मोर एनर्जी इफिशियंट, क्या LED लैंप में क्या एनर्जी मोर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइफ, क्या एनर्जी इफिशियंसी ज़्यादा होती है LED की, यस ज़्यादा होती है। देख लो भाई, यहाँ LED है, यहाँ CFL है, एनर्जी सफिशियंसी क्या है, ये बेस्ट है और ये गुड पे, CFL क्या है, गुड पे है और LED क्या है, बेस्ट है। LED क्या है, बेस्ट है और ये गुड है, तो जाहिर बेस्ट अच्छा होता है। ये कितने देर, 25,000 घंटा चल सकता है, ये आपका CFL 8,000 घंटा मात्र चलता है, ठीक है। और पीला वाला बल्ब जो है, खैर हटाइए, इसमें पीला वाले का इधर दे रखा है, हम बाद में देखेंगे। इसकी जो कॉस्ट आएगी एक साल का $1.34 पर ईयर, मैंने $1.25 $1 के आसपास, ये आता है $2.25 के आसपास, ठीक है। तो हर तरीके से LED बेस्ट है, एनर्जी इफिशियंसी LED की ज़्यादा अच्छी है CFL से, तो ये बात भी सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका ये। डिफरेंस क्या है, टू प्रोड्यूस लाइट ए CFL यूजेस मर्क्यूरी वेपर एंड फॉस्फोरस वाइल LED लैम्प यूजेस सेमी कंडक्टर मटेरियल। जो CFL में होता है मर्क्यूरी यूज़ होता है, मर्क्यूरी वेपर यूज़ होता है, ठीक है। मर्क्यूरी CFL में मर्क्यूरी वेपर यूज़ होता है एंड फॉस्फोरस, जबकि LED लैंप में सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ होता है, ठीक है। LED में सेमीकंडक्टर। एवरेज लाइफ स्पैन CFL इज मच मोर लॉन्गर देन LED। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ CFL इज मच लॉन्गर दैन डैट ऑफ LED। नहीं, LED का लॉन्गर लाइफ होता है, ठीक है। यहाँ देख लिए LED का लॉन्गर लाइफ होता है, यहाँ देखिए 25,000। ये CFL इज लेस एनर्जी इफिशियंट एज कम्पेयर टू LED। यस, LED के कंपेरिजन में CFL कम एनर्जी इफिशियंट होता है, LED हमारी ज़्यादा एनर्जी इफिशियंट होती है। ये हमने आपको डिफरेंस भी यहाँ बता दिया है। चलते हैं आगे। आगे ये है कि फिर से वही क्वेश्चन है, CFL और LED पे है। प्रोड्यूस लाइट ए CFL यूज मर्क्यूरी वेपर, यस, एंड फॉस्फोरस वाइल LED सेमी कंडक्टर, ये बात तो सही है। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ए CFL इज मच लॉन्गर देन LED, नहीं भाई, LED से लॉन्गर कैसे होता है, LED का 25,000 है और CFL का मात्र 8,000 है, तो ये तो गलत हो गया। ए CFL इज लेस एनर्जी इफिशियंट एज कम्पेयर टू LED, यस, LED के कंपेयर में
इफ़िशियंसी जो है उसकी लेस है, ठीक है, एलईडी की इफ़िशियंसी ज़्यादा है। तो तीसरा सही हो गया। तो पहला सही है, तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, तो 46 में आंसर में ये लगा दो, ठीक है। आगे चलते, ये डिफरेंसेस है, यहाँ डिफरेंसेस बॉक्स में है, आपका देखना काम है, आप इसे देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। अब आते हैं आपके ट्यूबलाइट के बारे में कह रहे हैं। यहाँ ट्यूबलाइट देख लो आप, मर्क्यूरी का लेप होता है अंदर में, ठीक है, एक तो ये जान लो आप, ठीक है। विजिबल लाइट है यहाँ पर, ये चलती है, ठीक है। इलेक्ट्रोवायलेट रेडिएशन होता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ये देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ये कैथोड रे है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रही है, ठीक है। यहाँ से मर्क्यूरी एटम से ये टकराने के बाद इलेक्ट्रोवायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यहाँ होता है, ठीक है। और ये विजिबल लाइट यहाँ से निकलता है। तो एक मरकरी होता है, दूसरा आर्गन गैस इसके अंदर भरा होता है। मरकरी का लेप होता है और गैस आर्गन भरा होता है। और ये कैथोड ऑन जैसे इलेक्ट्रिसिटी करते हैं तो कैथोड से आपकी इलेक्ट्रॉन जो है ना चलती है और ये मरकरी एटम से टकराती है और लाइट इमिट करती है। तो ये आपका ये है सवाल, ये है कि विच गैस आर फिल्ड इन फ्लोरोसेंट। तो फ्लोरोसेंट में मरकरी एंड नियोन, मरकरी देख लिया आपने, ठीक है। और कौन सा होता है, नियोन भी होता है, मरकरी एंड नियोन, ठीक है, याद रखेंगे, मरकरी एंड नियोन। तो ये आपका कहाँ है, मरकरी एंड नियोन यहाँ होता है। यहाँ नियोन आपको नहीं दे रखा है, लेकिन मरकरी है और यहाँ आर्गन दे रखा है, ठीक है ना। इसके अंदर नियोन भी होता है, ठीक है, कहीं किसी में नियोन होता है, किसी में आर्गन होता है, तो ये याद रखें। मरकरी का लेप होता है, नियोन का गैस भरा होता है, या आर्गन गैस भरा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका ये है, एंड इन कंपैरिजन टू एन इलेक्ट्रिक बल्ब ए फ्लोरोसेंट ट्यूब इज प्रेफर्ड बिकॉज। फ्लोरोसेंट ट्यूब क्यों हम प्रेफर करते हैं इस बल्ब, पीला वाले बल्ब के इसमें, ठीक है। तो कह रहा है कि इट हैज़ लार्जर एक्सटर्नल आउटर सरफेस टू रेडिएट इमिट लाइट, कि इसकी वजह से इसका लंबा होता है, इसकी वजह से एरिया ज़्यादा है, नहीं भाई इस एरिया की वजह से नहीं। नो इफेक्ट ऑफ वोल्टेज इन फ्लक्चुएशन, नहीं, आप देखेंगे कि ट्यूबलाइट कम वोल्टेज पर फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। इन ए ट्यूब इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑलमोस्ट कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, ये जो ऑलमोस्ट कह रहा है कि ऑलमोस्ट कर देता है, तो नहीं, ये तो गलत है ना स्टेटमेंट, तो नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब के कंपेरिजन में फ्लोरोसेंट लाइट जो होता है, ट्यूब होता है, ट्रांसफॉर्म मोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। ये जो है ना मोर इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में इमिट कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और जो बल्ब होता है 100 वाट का बल्ब, सिर्फ 5% को ही ये कन्वर्ट कर पाता है, ठीक है। कितने परसेंट को कन्वर्ट कर पाता है ये, 1 एंड ओनली 5% को ही ये कन्वर्ट कर पाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में। बट फ्लोरोसेंट लाइट जो होता है, ये जो होता है ये 22% को कन्वर्ट करता है। ये कितने को कन्वर्ट करता है, 22% को। और ये मात्र 5% इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट कर पाता है। तो कितना 95% यहाँ बर्बाद हो रहा है, यहाँ आपको 78% बर्बाद हो रहा है। तो कितना डिफरेंसेस है ये आप खुद देख लो, ठीक है। तो कोई ऐसा ऑप्शन सही नहीं है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डज वाइट लाइट प्रोड्यूस इन ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट में वाइट लाइट कैसे प्रोड्यूस होता है ये आपको बताना है। जस्ट मैंने अभी आपको बताया, ऑस्किलेटिंग द मॉलिक्यूल। हमने कहा कि जब आप देते हो इसके अंदर करंट देते हो तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन पास करता है, उसमें नियोन गैस और मर्क्यूरी का लेप होता है, उसके मॉलिक्यूल से टकराता है और लाइट इमिट करता है, ठीक है, लाइट इमिट करता है। तो आप इसमें बता दिए ऑस्किलेटिंग द मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल यहाँ से ऑस्किलेट करके कैथोड से निकल के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, कैथोड से निकल के बाहर नहीं जाएगा तो ऑस्किलेट करेगा ही नहीं, रन करेगा ही नहीं, तो लाइट इमिट करेगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द गैस इंक्लूड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा गैस यूज होता है। क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आ जाएगा, देखते हैं एक बार। आया क्या, हाँ आ गया। कह रहा है विच ऑफ द गैस यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इस बल्ब में कौन सा गैस यूज करते हैं। ऑक्सीजन, एयर। ऑक्सीजन तो कभी नहीं करेंगे, एयर तो ऐसा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं करते, ठीक है, नॉन ऑफ दिस।
इसमें हम करते हैं नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं प्रयोग? नाइट्रोजन का। लेकिन वही एलईडी होगा तो यहाँ देखो आर्गन या नियोन का यूज़ करते हैं। पीले वाले में नाइट्रोजन का करते हैं, ठीक है, पीले वाले में नाइट्रोजन का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि भाई चौक क्यों लगाते हो मरकरी में? तो स्टेप डाउन या स्टेप अप क्या करता है? ये चौक का काम क्या होता है? तो चौक का काम ये होता है स्टेप अप द लाइन वोल्टेज। क्या करता है? लाइन वोल्टेज, जो भी वोल्टेज रहता है उसको थोड़ा बढ़ा करके इसको सप्लाई देता है और प्रॉपर्ली ये जलता है। तो ये तो आसान है, आपका देख लेंगे। नेक्स्ट ये है पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर। एक वायर से करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इज इंक्रीज ट्वाइस इच, देन इलेक्ट्रिक पावर इज, क्या होगा? इलेक्ट्रिक पावर इसमें क्या हो जाएगा? विल इंक्रीज 4 टाइम। क्या हो रहा है? विल इंक्रीज 4 टाइम। पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इंक्रीज। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिया जाए और करंट जो फ्लो रहा है उसको भी बढ़ा दिया जाए तो क्या होता है? 4 गुने हिसाब से बिजली जो है ना इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट ये है गिवन बिलो स्टेटमेंट है, असर्शन रीजन वाला है। ट्रांसफार्मर इज यूजफुल फॉर स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन वोल्टेज। क्या ट्रांसफार्मर का यूज स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन वोल्टेज, क्या वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए यूज होता है? ये आपको बताना है, ठीक है। काम क्या है ट्रांसफार्मर का? तो यस, ट्रांसफार्मर का काम यहाँ देख लो, ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का काम स्टेपिंग डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का काम स्टेप डाउन स्टेप अप का काम होता है, बढ़ाने घटाने का काम होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस यूज इन डीसी करंट। क्या ट्रांसफार्मर में डीसी करंट यूज होता है? तो नहीं भाई, ट्रांसफार्मर में कौन सा यूज होता है? यहाँ जो करंट आती है ट्रांसफार्मर में जो आती है एसी करंट यूज होता है, ठीक है। क्या यूज होता है? यहाँ पे एसी करंट का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है। तो आंसर ये तो गलत हो जाएगा, तो आंसर इसका मतलब है सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ये है ट्रांसफार्मर इज यूज कन्वर्टिंग एसी टू डीसी। बताइए, अभी तो मैंने बताया। उसके बाद ट्रांसफार्मर का काम क्या है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, कन्वर्टिंग डीसी टू एसी, टू स्टेप अप डीसी, टू स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज। अभी तो आपको दिखाया था स्टेप डाउन एंड स्टेप अप एसी वोल्टेज का। इसमें तो आता ही है एसी वोल्टेज। इसमें कौन सा वोल्टेज आता है? एसी वोल्टेज आता है। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ऑफ द, ठीक है, ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द पर्पस ऑफ फॉर विच ट्रांसफार्मर इज यूज। ट्रांसफार्मर का काम अभी आपको दिखाया, स्टेप अप स्टेप डाउन कर दो, काम खत्म हो गई, ठीक है, ठीक है। स्टेप अप स्टेप डाउन का काम होता है। ये एसी डीसी और डीसी एसी को कन्वर्ट करने का काम नहीं, बल्कि स्टेप अप स्टेप डाउन द एसी वोल्टेज, ठीक है। ये आप देख लेंगे, स्टेप अप स्टेप डाउन ऑफ द एसी वोल्टेज, ये आपको देखना होगा, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा? मारिए सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, यस, अच्छा क्वेश्चन है। ए मोबाइल फ़ोन चार्जर, मोबाइल आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है उसका जो चार्जर होता है क्या करता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यहाँ जो स्टेप डाउन एक सर्किट लगा हुआ है, ये काम करता है स्टेप डाउन। ये चार्जर को खोलेंगे अंदर ना, और ट्रांसमीटर फॉर डीसी टू एसी कन्वर्ट। और यहाँ एक ट्रांसमीटर होता है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करके इसको देता है, ठीक है। एक कैपेसिटर होता है, ठीक है। ये सब आपका यहाँ देख लेंगे। तो मोबाइल चार्जर स्टेप डाउन याद रखिएगा, ट्रांसमिट
ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यहाँ लगा एक ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है स्टेप डाउन करता है, ठीक है, स्टेप डाउन करता है, ये याद रखना होगा। और डीसी को एसी में बदलने के लिए भी यहाँ ट्रांसमीटर लगा होता है, ट्रांसमीटर, ये जो है ट्रांसमीटर लगा हुआ है। हमारा मोबाइल एसी में चार्ज होता है, ठीक है ना, डीसी टू एसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है सम पेयर ऑफ डिवाइसेस एंड एसोसिएटेड एनर्जी चेंज आर गिवन बिलो, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये जो जनरेटर है इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये क्या करता है, मैकेनिकल में चेंज करता है। यस, ये बात तो सही है। इलेक्ट्रिक जनरेटर किस में चेंज कर देता है, मैकेनिकल में, ये बात तो सही है। इलेक्ट्रिक मैकेनिकल में चेंज करता है जनरेटर। इसमें सप्लाई देंगे, ये पानी वानी चढ़ाएगा, बहुत सारा काम करेगा, फैन चलाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक मैकेनिकल में काम कर देगा या पानी फेंकेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर, ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल, यस इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल। और इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है। जनरेटर का काम क्या होता है, नाचेगा, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, नाच करके ये इसका, ठीक है, कैपेसिटर, ये जो कॉइल नाचेगा कैपेसिटर से जनरेटर डीसी चेंज हो जाएगा इसमें। तो आते हैं डीजल इंजन, लाइट टू इलेक्ट्रिक, नहीं भाई डीजल इंजन में इसमें लाइट थोड़े डालते हैं, इसमें क्या करते हैं, पेट्रोल डालते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये तो गलत है। सोलर सेल केमिकल टू मैकेनिकल, सोलर सेल में क्या है, सोलर से इलेक्ट्रिकल, ये भी गलत है, ठीक है। तो 3 4 तो गलत है, 3 4 यहाँ है गलत है, 4 गलत है, 3 गलत है, एक तो आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बेसिक डिफरेंस एसी और डीसी में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो एसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर है, तो ये भी नॉर्थ साउथ, ये तो सब नासा है भाई। देखो यहाँ पे, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे स्प्लिट रनिंग कम्यूटर है, कम्यूटर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ स्लीप रिंग है, सिर्फ कम्यूटर नहीं लगा हुआ है। एसी में कम्यूटर नहीं है, डीसी में कम्यूटर है, ठीक है। अब आते हैं, एसी जनरेटर इज ए मैकेनिकल डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू एसी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू एसी इलेक्ट्रिकल पावर, है ना। मैकेनिकल को क्या करता है, ये एसी में कन्वर्ट करता है, यानी टरबाइन जो चलेगा वो मैकेनिकल को क्या करेगा, एसी में जनरेट करेगा, वहाँ एसी जनरेटर यूज़ होता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल को डीसी में, डीसी जनरेटर मैकेनिकल को, दोनों ही मैकेनिकल को करेगा, लेकिन एसी में कन्वर्ट करेगा, डीसी जनरेटर डीसी में। ये तो आसान है याद रखना। एसी जनरेटर द इलेक्ट्रिकल करंट रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। जो एसी जनरेटर होता है उसमें जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है वो रिवर्स होता है। डीसी जनरेटर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ओनली वन डायरेक्शन, डीसी में सिर्फ एक डायरेक्शन में चलता है करंट, एसी में डायरेक्शन जो होता है रिवर्स हो जाता है, ठीक है। एसी जनरेटर डज नॉट हैव कम्यूटर, एसी जनरेटर में क्या कम्यूटर है, यहाँ पर बताइए, कम्यूटर किस में है, डीसी में है, कम्यूटर टू मेक करेंट, ठीक है, डीसी में कम्यूटर होता है, ये फर्क है। एसी जनरेटर हैव स्लीप रिंग, एसी में स्लीप रिंग होता है, डीसी जनरेटर हैव स्प्लिट रिंग एंड कम्यूटर, ठीक है, स्प्लिट रिंग एंड कम्यूटर, ये याद, स्प्लिट रिंग एंड कम्यूटर, ठीक है, ये डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे है आपका बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी जनरेटर इज डैट, क्या हो जाएगा, तो एसी जनरेटर हैज़ स्लीप रिंग वाइल डीसी जनरेटर हैव कम्यूटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका ये है कि अल्टरनेट करंट यानी एसी करंट इज़ नॉट प्रेफरेबल, हम एसी करंट प्रेफर नहीं करते, क्यों भाई, टू चार्ज स्टोरेज बैटरी, स्टोरेज बैटरी को, इस जो बैटरी को चार्ज करने के लिए हमको क्या चाहिए, डीसी चाहिए, ना कि एसी चाहिए। यहाँ चाहिए क्या, डीसी करंट चाहिए, ना कि एसी करंट चाहिए, ठीक है, एसी करंट नहीं चाहिए। 5-7 क्वेश्चन और है, देख लीजिए। द डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करेंट टू डायरेक्ट करेंट इज कॉल्ड, कह रहा है कौन सा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में, एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा, रेक्टिफायर, यहाँ देखो रेक्टिफायर, यहाँ क्या है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर को फिजिक्स की भाषा में
रेक्टिफायर ऐसे जोड़ा जाता है और ये हो गया रेक्टिफायर, ठीक है। यहाँ रेक्टिफायर यहाँ लगा हुआ, तो ये क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। एसी को डीसी में चेंज करने के लिए क्या चाहिए, रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अल्टर एसी करंट कन्वर्टेड डीसी कौन, बाई रेक्टिफायर। यहाँ देखो बाई रेक्टिफायर, ठीक है। आगे चलते हैं। कैसा रहा इस क्लासेज में, आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्त, प्लीज़ सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा करना है। मोटिवेशन मिलता है मुझे और अच्छे काम करने के लिए, और एक मोटिवेशन तो चाहिए ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एन इंडिया इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कैलकुलेट द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन किलोवाट आवर। हम भारत में हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है वो किलोवाट आवर में, यहाँ देख लो किलोवाट आवर में, देख लो यहाँ मीटर पे किलोवाट आवर। तो हमारा जो बिजली का कंजम्पशन होता है वो किलोवाट आवर में होता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन इंडिया, जो भी फैन पंखा टीवी है इन इंडिया, वर्क एट ए फ्रिक्वेंसी ऑफ 50 हर्ज, 60 हर्ज नहीं 50 हर्ज में हम यूज़ करते हैं। यहाँ क्या है 50 हर्ज हमारे यहाँ, तो ये तो गलत हो गया, इसका मतलब है कि आंसर सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, कौन किस में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पैदा होती है, बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है। तो फैन में देखिए 75 है, टीवी में 96 यहाँ लिखा है मैंने। ये आयरन है, आयरन में 1000 है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल है, इलेक्ट्रिक केटल में 1800 है। तो फैन है, उसके बाद टेलीविज़न, फैन में 75, टेलीविज़न में 96, इलेक्ट्रिक प्रेस में 1000, इलेक्ट्रिक केटल में 1800। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब बहुत यूनिक क्वेश्चन है, कोई बताता नहीं है आपको, जल्दी सिर्फ रटवाएगा। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू अर्थ सर्कुलेटिंग करंट सर्कुलेटिंग इनसाइड द कोर, करंट सर्कुलेटिंग इनसाइड द कोर, प्रेजेंस ऑफ ह्यूग मैग्नेटिक क्रिएचर नहीं है, मूविंग चार्ज इन स्पेस आउटसाइड। कौन सा हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कह रहा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्सेस क्या होता है। तो हम सोलर प्लेट लगा रहते हैं, देखिए यहाँ पर सोलर प्लेट लगा हुआ है। सैटेलाइट में, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होता है उसमें सोलर प्लेट होता है एनर्जी के लिए, ताकि वो उसका जो सैटेलाइट है वर्क कर सके। बाकी सैटेलाइट जो रिवॉल्व करता है वो तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से करता है, ये दोनों में डिफरेंसेस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका, विथ रेफरेंस टू टेक्नोलॉजी फॉर सोलर पावर जनरेशन कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। सुनिए, यहाँ पे कह रहा है फोटो वोल्टाइक इज a technology that generate electricity by direct conversion of light into electricity, while solar thermal is a technology that utilize the sun rays to generate heat, which is further used in electricity generation process। ये बात तो सही है, ठीक है। फोटोवोल्टाइक जनरेट्स AC करंट while solar thermal जनरेट डायरेक्ट करंट, ये बात गलत है, ठीक है। ये बात कह रहा है कि ये गलत है। वो कैसे गलत है, फोटोवोल्टाइक जनरेट AC करंट, ये जो फोटोवोल्टाइक सेल है ये इसको देता है, यहाँ देखिए ये क्या है, DC करंट देता है, यहाँ देखिए DC, और यहाँ क्या लिखा है AC, और ये आता है यहाँ बैटरी चार्ज होता है DC के फॉर्म में, और यहाँ जो इन्वर्टर होता है ये AC के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके फिर जो है ना आगे वो जैसे बल्ब को जलाता है, स्विच बोर्ड को देता है, ये घर को सप्लाई करता है, बाकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। तो जो फोटोवोल्टाइक सेल है ये AC में नहीं बल्कि DC में देता है, और इसके पास जो इन्वर्टर होता है उसको कन्वर्ट कर देता है AC में, ठीक है। DC को AC में कन्वर्ट कर देता है, तो इसलिए ये बात तो आपका गलत हो गया। बी कहाँ है, 2 कहाँ है, यहाँ गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। पहला सही है तो नॉन ऑफ दिस भी गलत है, आंसर हो जाएगा 1। अब कह रहा है इन इंडिया हैज़ मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी बट नॉट फॉर फोटोवोल्टाइक, नहीं, दोनों करता है भाई, इसलिए गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और है, देख लीजिए। 2-3 क्वेश्चन में है, विथ रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप कंसिडर द फ्लोइंग। सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सरफेस, ये जो है ना ऊपर ज़मीन पे है रनिंग सरफेस,
पंप नॉट फॉर सबमरीन, क्या समरसेबल वाटर के लिए नहीं, जो ज़मीन के अंदर समरसेबल डालते हैं उसके लिए भी हम सोलर यूज़ करते हैं। जो यहाँ ज़मीन पे मोटर रखा हो उसके लिए भी हम सोलर प्लेट से अपना चला सकते हैं, इसलिए ये तो गलत है। कह रहा है समरसेबल चला सकते हैं, सॉरी सरफेस वाले को चला सकते हैं, समरसेबल को नहीं चला सकते, इसलिए ये तो गलत हो गया। ठीक है, ये आपका गलत हो गया। आगे चलते हैं। सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप नॉट वन विथ पिस्टन, क्या पिस्टन नहीं चला सकते आप इस पर? तो भाई ये इसके पास तो पिस्टन ही होता है जो नाचता है, ये तो गलत हो गया ना। सरफेस वाले के पास तो पिस्टन होता है, वही तो नाचता है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 71 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज इन सोलर सेल, सोलर सेल में कौन सा यूज करते हैं? भाई ये जो सोलर सेल है इसमें क्या यूज करते हैं? यहाँ देखो सिलिकॉन यूज करते हैं, यहाँ देखो सिलिकॉन लिखा हुआ है, ये जो फिल्म बनता है सिलिकॉन का होता है। ठीक है, ये सब सिलिकॉन यूज होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फोटोवोल्टाइक सेल और सोलर सेल, थर्मल सेल, सरफेस सेल और मोलर सेल, तो पता ही है आपका। फोटोवोल्टाइक सेल बोलते हैं, फोटो माने लाइट, लाइट से जो होता है, सोलर सेल को फोटोवोल्टाइक सेल बोलते हैं। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, फोटोवोल्टाइक सेल इज रिलेटेड टू सोलर एनर्जी। ठीक है, तो ये आपके 73 क्वेश्चन के आसपास हो गए। इलेक्ट्रिक करंट अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको ख़त्म करा दिया। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यार, प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ी सी सब्सक्राइब कर दो। आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता, बट मेरे लिए एक मोटिवेशन भी होगा, मुझे थोड़ा सा एक एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव वाइब आएगा, सो मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँगा, मुझे लगेगा कि लोग मुझे देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।